दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, अध्याय 152, खंड 4, राष्ट्रीय सभा में प्रवेश। अमृतसर की राष्ट्रीय सभा में मुझे शामिल होते आया। इसे मैं राष्ट्रीय सभा में प्रवेश नहीं कहता। इसके पहले मैं राष्ट्रीय सभा में भाग लेता था, वो मेरी निष्ठा का प्रतीक था। और उन सभाओं में कनिष्ठ सिपाही की हैसियत से के अतिरिक्त मुझे कुछ करना था, ऐसी मेरी समझ नहीं थी और मेरी इच्छा भी नहीं थी। अमृतसर की सभा से मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंग के एक गुण का उपयोग राष्ट्रीय सभा को होने जैसा है। पंजाब कमेटी का काम देखकर लोकमान्य मालवीय जी, मोतीलाल जी और देशबंधु और अन्य खुश हुए, ऐसा मेरे ध्यान में आया। इसलिए उन्होंने अपनी बैठकों में विचार विमर्श के लिए बुलाया था, क्योंकि निर्णय इन्हीं बैठकों में होते थे। ये मैं जान चुका था। इन बैठकों में वरिष्ठ नेताओं का जिन पर विश्वास और आधार होता था, वे ही रहते थे। अन्य लोग दूसरे कारणों से इसमें शामिल हो जाते थे। अगले साल 2 काम करने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी। एक काम था जलियांवाला बाग हत्याकांड का स्मारक बनाना। इसके लिए राष्ट्रीय सभा ने बहुत बड़ा निर्णय लिया था और उसके लिए लगभग 5 लाख की रकम जमा करनी थी और इसके विश्वस्तों में मेरा नाम था। सार्वजनिक कामों के लिए भिक्षा मांगने की विशेष शक्ति रखने वालों में पहला नाम मालवीय जी का था, ये मुझे मालूम था। लेकिन मेरा दर्जा भी उनसे कम नहीं होने वाला था। मेरी यह ताकत मुझे दक्षिण अफ्रीका में समझ में आ गई थी। राजा महाराजाओं से जादू करके लाखों रुपए निकालने की शक्ति मेरे पास नहीं थी और आज भी नहीं है। इस बारे में मालवीय जी की बराबरी करने वाला मुझे आज तक कोई नहीं दिखा। जलियांवाला बाग के लिए मालवीय जी से द्रव्य इकट्ठा करना संभव नहीं होगा, इसलिए इस स्मारक के लिए पैसा इकट्ठा करने का बोझा मेरे ऊपर पड़ेगा। इस एहसास से जब मैंने विश्वस्त पद की शपथ ली, तभी यह एहसास मुझे तभी हो गया था जब मैंने विश्वस्त पद की शपथ ली, और हुआ भी वैसा ही। इस स्मारक के लिए बम्बई के उदार लोगों ने दिल खोलकर पैसा दिया और आज देश के पास स्मारक बनाने के लिए पर्याप्त धन है। पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई के खून से रंगी इस जमीन पर कैसा स्मारक बनाया जाए और उपलब्ध धन का प्रयोग कैसे किया जाए, यह एक समस्या बन गई है। क्योंकि इन तीनों अथवा दोनों के बीच आज दोस्ती न होकर बैर भाव दिखाई देता है। मेरी दूसरी शक्ति थी कारकुन काम की। इसका उपयोग भी राष्ट्रीय सभा को होने वाला था। मेरी इस दीर्घकालीन आदत के कारण कहाँ, क्या और कितने शब्दों में लिखना, इसका मुझे अच्छा अनुभव था और नेताओं को इसकी जानकारी थी। राष्ट्रीय सभा के उस वक्त के जो नियम थे वो गोखले जी ने लिखे थे, जिनके आधार पर राष्ट्रीय सभा का काम चलता था।
ये नियम कैसे बने, इसका मनोरंजक इतिहास भी उन्होंने मुझे उनसे ही सुनने को मिला था। लेकिन अब राष्ट्रीय सभा उतने नियमों से नहीं चलने वाली थी, ऐसा दिख रहा था। और उसका संविधान बनाने की प्रतिवर्ष चर्चा होती थी, पर राष्ट्रीय सभा के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उसका कार्य वर्ष भर चल सके और आगे का विचार कोई कर सके। इसके 3 सचिव थे, पर वास्तविकता में कार्यकारी सचिव एक ही था। इस एक सचिव ने क्या क्या काम करना, यही इस साल के लिए सभी को महत्वपूर्ण लगा। राष्ट्रीय सभा में हजारों लोगों की भीड़ जमा होती थी। वहाँ जनता के काम कैसे चलना, प्रतिनिधियों की संख्या की भी सीमा नहीं थी। किसी भी प्रांत से कितने ही प्रतिनिधि आ सकते थे और किसी के लिए भी प्रतिनिधि बनना संभव था। इसलिए इसके बारे में कोई व्यवस्था होनी आवश्यक थी, ऐसा सबको लगता था। संविधान बनाने की जवाबदारी मैंने अपने ऊपर ली, पर इसके लिए मैंने एक शर्त रखी। जनता पर जो 2 नेताओं का प्रभाव मुझे दिखता था, इसलिए मेरे साथ काम करते समय उनके प्रतिनिधि रहे, ऐसी मैंने मांग की। इसलिए लोकमान्य और देशबंधु, इनके 2 विश्वासी व्यक्तियों के नाम मंगवाए। लोकमान्य, इसके अतिरिक्त संविधान समिति में किसी की भी आवश्यकता नहीं थी, ऐसा मैंने सूचित किया और मेरी सूचना को स्वीकार किया गया। लोकमान्य की तरफ से श्री केलकर और देशबंधु जी की तरफ से श्री IV सेन, ऐसे 2 नाम आए। ये संविधान समिति इकट्ठी एक दिन भी नहीं बैठी, फिर भी हमने हमारा काम एक मत से पूरा किया, पत्र व्यवहार से काम चला लिया। इस संविधान के बारे में मुझे थोड़ा अभिमान होता है और मुझे लगता है कि इसके अनुसार काम चलाने पर आज भी नैया पार लग सकती है। वो जो भी हो, पर इस जवाबदारी का निर्वहन करने से मुझे महासभा में वास्तविकता में प्रवेश किया, ऐसा मुझे लगता है। और इस वजह राष्ट्रीय सभा का जो अर्थ है, वो कांग्रेस जो है, जब उनकी जो सभाएं होती थी उनको राष्ट्रीय सभा कहते थे। और ये संविधान की बात है, वो कांग्रेस के संविधान की बात है, ये देश के संविधान की बात नहीं है यहाँ की जा रही है। देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना भले ही एक ब्रिटिश ने की हो, क्योंकि आज़ादी का संघर्ष जब निर्णायक दौर में पहुंचा, तब वार्ता के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। बिना वार्ता के, बिना बातचीत के निर्णय होना संभव नहीं था। इसलिए कांग्रेस का गठन उस समय किया गया। लेकिन बाद में कालांतर में इसको भारतीयकरण हुआ और महात्मा गांधी जी ने इसका संविधान लिखा और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक दल बना। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।